सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स अपन ने पढ़ लिया था, राइट? थोड़े बहुत क्वेश्चन दिए थे मैंने, हुए नहीं हुए हो तो भी मैं वो करवाने वाला नहीं हूं। आगे बढ़ेंगे यार, और भी पढ़ना है इस वीक में, चैप्टर खत्म। राखी के दिन 2 लेक्चर्स हैं। 3 कैसे? और भी किसी सब्जेक्ट का है? फिजिक्स के ही 2 लेक्चर होंगे एक साथ, है ना? एक लेक्चर पूरा डिस्कशन होगा और एक लेक्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो आज पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, एक दो क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिए थे, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया, कर लिया था, ये तो कर लिया था ना? अरे हाँ या ना? गधो। हाँ, ये क्वेश्चन, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर स्पीड यूनिफॉर्म तो ओमेगा भी कैसा रहेगा आपका? कांस्टेंट। और ओमेगा कांस्टेंट मतलब कि अल्फा कितना रहेगा? तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, किया था नहीं? हुआ कि नहीं? बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आए तो आपको टारगेट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन पे, है ना? 3 कंडीशन हो सकती है, या तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 रहा तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सारे कौन से यूज करेंगे? एंगुलर वाले, ठीक है? एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा तो इक्वेशन ऑफ मोशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल रहा तो कैलकुलस, है ना? अब यहां देखो क्या दिया है, फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट, बताया था मैंने। 600 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेडियन, और मिनट को 60 से कर दूंगा, है ना? कितना आ जाएगा आपका, जल्दी से बता दो? 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? इज ब्रॉट अंडर यूनिफॉर्म डेसिलरेशन एंड स्टॉप्ड आफ्टर 2 मिनट्स। मतलब कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना? 0, और कितनी देर के बाद? 120। तो रिटार्डेशन कैलकुलेट कर सकते हैं ना? वही पूछा है, कैलकुलेट एंगुलर रिटार्डेशन, तो क्या यूज करोगे? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, हो जाएगा। फाइनल है 0, इनिशियल है कितना? 20 पाई, डिवाइडेड बाई कितना? 120, इक्वल टू कितना? अल्फा। कैलकुलेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू -पाई/6, यूनिट कितनी आएगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है माइनस, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्या लिख दिया है? रिटार्डेशन। अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। अरे ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ बाइक रेसर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ठीक है, लिखा नहीं है। अ बाइक रेसर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली कितनी है? 0। इज राइडिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा कैसा है? कांस्टेंट। और जैसे अल्फा कांस्टेंट दिया, आप कहोगे, आप क्या लगा सकते हो? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ऑन अ सर्कुलर ट्रैक लिखा है, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग 5th एंड 9th है, वो 7th है, ड्यूरिंग 5th एंड 7th सेकेंड। तो आपको पूछा है थीटा 5th और थीटा 7th। तो 5th क्या होता है? अरे थीटा एन क्या होता है? u प्लस ए एन माइनस ए बाई 2। तो u की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा एन माइनस अल्फा बाई 2। वैल्यूज रख दोगे कितना आएगा? ओमेगा नॉट तो 0, अल्फा एन की जगह फाई एन, अरे यही आएगा ना? हाँ, फाई अल्फा, एन की वैल्यू फाई है, माइनस अल्फा बाई 2। तो 5 अल्फा में से अल्फा बाई 2 क्या बचेगा? कितना? 9 अल्फा बाई 2। और ये ऐसे 7th की बात करोगे तो 0 प्लस 7 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ये कितना बचेगा? और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा? 9/30। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी। ए। कौन चिल्लाया था पीछे से, बताओ? कोई बात नहीं, बढ़े आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, सी, हाँ सर है सी। अ बॉडी
two bodies A and B rotate about an axis such that angle theta A covered by first body is proportional to square of time. क्या लिखा है उसने? Angular displacement of first body is proportional to square of time, and theta covered by second body varies linearly. Angular displacement of body B is directly proportional to t. ऐसे लिखा है ना? At t equal to 0, theta A equal to 0 and theta B is also 0. A complete its first revolution in pi second and B needs 4 pi second to complete half a revolution. Then angular velocity of A and B. क्या पूछा है? At t equal to 5. ठीक, तो A की अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो इसको क्या कर दोगे आप? डिफरेंशिएट। अरे कर दोगे? तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A इज व्हाट? इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2t। अरे आ जाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B की बात करोगे तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या पूछा है आपको? A जो है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितनी देर में? √π सेकेंड। ठीक है, एंड B नीड्स 4 पाई सेकेंड। अब कांस्टेंट की वैल्यू बच गई है, कैसे पता चलेगा? देखो इसको है ना, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा A इज इक्वल टू k1t²। अरे ठीक है, एक रिवॉल्यूशन मतलब कि ये इसका कितना हो गया? 2π इक्वल टू k1 और t² की जगह कितना आ जाएगा? पाई। तो पाई पाई कट गया, k1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 2, यहाँ भी इक्वल टू आएगा, यहाँ एक और 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4t। अरे ठीक है, यहाँ पे बात करोगे तो इसको आप और लिख सकते हो k2 इंटू टी, और इसने कहा है कि 4 पाई सेकेंड में आधा रिवॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पे आधा रिवॉल्यूशन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? पाई इज इक्वल टू k2 और t की जगह कितना? 4 पाई। पाई और पाई निपट गया, k2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। तो यहां से मिल गया आपको ओमेगा बी इज इक्वल टू 1/4। अरे हो गया। आपको पूछी एंगुलर वेलोसिटी t इक्वल टू 5, तो पहले वाले की हो जाएगी 20। अरे हो जाएगी, और दूसरे वाले की रहेगी 1/4, और 20 अपॉन 1/4 कितना आ जाएगा? 80:1। अरे ठीक है, नहीं समझ में आया ना भाई? मेरे को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिए थे शुरू में, नहीं दिए थे, सिर्फ ये लिखा था थीटा A इज प्रोपोर्शनल टू t² एंड थीटा 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। एक बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिल गया ओमेगा A इज प्रोपोर्शनल टू 2t, लेकिन यहाँ का कांस्टेंट नहीं पता है। यहाँ का जो कांस्टेंट रहेगा वही कांस्टेंट यहाँ भी आएगा ना, तो मैंने मान लिया थीटा A t² के प्रोपोर्शनल, तो उसको कितना लिख दिया? k1 इंटू t²। अब √π सेकेंड में कितना साइकिल? एक साइकिल। तो थीटा 1 की जगह अगर मैं 2π रख दूंगा तो t की जगह कितना? t² की जगह कितना रखूंगा? पाई। कैलकुलेट किया तो k1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। उसको यहां रख दिया तो ओमेगा A कितना आ गया? 4t। ऐसे ही थीटा 2 की बात करते, थीटा 2 को मैंने लिख दिया k2t, और क्या लिखा है उसने कि 4 पाई सेकेंड में हाफ रिवॉल्यूशन। अरे समझे ना आप? तो यहां से k2 की वैल्यू मिल गई 1/4, उसको यहां रख दिया तो ओमेगा B कितना मिल गया? 1/4। और फिर आपको करना है ओमेगा A अपॉन ओमेगा B। हो जाएगा? अरे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे एक्सीलरेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशंस इन सर्कुलर मोशन। तो 4 तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में। कितने तरीके के? पहले मैंने 2 ही बताए थे, तब मुझे भी 2 ही आते थे, फिर कल बैठ के मैंने सीखा तो मुझे पता चला कितने होते हैं? 4। पढ़े? देखो मैंने ये कहा था आप लोगों से कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है, अगर कोई भी पार्टिकल किस तरीके से पाथ में है? सर्कुलर, तो उसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी है? v1, और यहां जाके ये वेलोसिटी कितनी हो सकती है? v2। इट मे बी पॉसिबल कि वेलोसिटी अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे या ना करे, लेकिन डायरेक्शन तो डेफिनेटली चेंज करेगा। ठीक है,
तो वो वाला एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड चेंज करवाता था उसे क्या कहा था अपन ने? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और वो वाला एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन चेंज करवाएगा उसे क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल। एक होगा आपका कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। और दूसरा कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल। इसके और नाम है, नॉर्मल भी बोल सकते हो या रेडियल भी बोल सकते हो। कोई आपको पूछे व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आप कहोगे एक्सेलरेशन which changes speed of particle in सर्कुलर मोशन। अगर कोई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसकी जो स्पीड चेंज करवाने वाला एक्सेलरेशन है उसे क्या कहेंगे हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको मान लो उसकी लीनियर वेलोसिटी दी है। कौन सी वेलोसिटी दी है? मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दी है। क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आएगा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और, तो जो मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज होगा उसे क्या कहेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज रहेगा उसे क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप इसको और लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ। मैंने पूरा वेलोसिटी नहीं लिखा, मैंने वेलोसिटी को किसके अंदर लिखा है? बॉक्स में। मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ किस चीज के बारे में बताएगा? अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नॉन जीरो। अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है और उसकी स्पीड टाइम के साथ क्या कर रही है, मतलब कि एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि हमेशा स्पीड के डायरेक्शन में है ना। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है और उसकी स्पीड टाइम के साथ क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब है कि एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि वेलोसिटी के हमेशा कैसा है? अपोजिट है ना। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी के ना ही कोई एक्सेलरेशन पैरेलल में है और ना ही कोई एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल में। ठीक है, मतलब कि उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा? तो हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट नहीं करना है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, और अगर आपसे पूछे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इसको आप लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वो वाला एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी के किस चीज को चेंज करे? वो वाला एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड को चेंज करे उसे तो क्या कहते हैं? टेंजेंशियल। और वो वाला एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो किसको चेंज करता है? उसके डायरेक्शन को। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये तीनों एक ही के नाम है। अब अगर इसका कैलकुलेशन करना, किस चीज का कैलकुलेशन करना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि एक ऐसा केस ले लो, एक ऐसा केस ले लो जिसमें पार्टिकल की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। एक ऐसा केस ले लो जिसमें पार्टिकल की स्पीड कैसी है? मतलब कि डेफिनेटली उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कितना रहेगा? जीरो। तो जो भी टोटल एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ क्या चेंज कर रहा होगा? डायरेक्शन। समझ में आया? तो आप कहोगे जब स्पीड कांस्टेंट है तब जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो सिर्फ किस चीज का रेट बता रहा होगा? डायरेक्शन का। वो सिर्फ किस चीज का रेट बता रहा होगा? समझ में आया? तो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिख तो ऐसे सकते हो, d बाई डी टी ऑफ वॉट? वी कैन। d बाई डी टी ऑफ वॉट? अब मैंने बोला कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन आप करोगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड इज व्हाट? कांस्टेंट। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख दिया तो सिर्फ क्या चेंज होगा?
डायरेक्शन। तो आप कहोगे कि एक वेलोसिटी वेक्टर इधर था और अगर ये कितने एंगल से रोटेट हो गया, थीटा, तो यही वेलोसिटी वेक्टर इधर आ जाएगा ना। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी कितना है, v, और यहाँ पे भी कितना है। जब कोई एक वेक्टर थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है तो उसका चेंज मैंने आपको सिखाया था। व्हाट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड, व्हाट इज चेंज इन, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर, 2v sin थीटा बाई 2। अरे यही बताया था ना। कब, जब मैग्नीट्यूड चेंज, सिर्फ क्या चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन। तो मैं बहुत छोटा सा एंगल ले लेता हूँ कि मान लो बहुत ही छोटा सा टाइम है अगर dt, तो उस छोटे से टाइम में एंगल भी कितना चेंज हुआ होगा, d थीटा। तो ये नीचे वाला टर्म तो dt रहने दो, और ऊपर वाला जो टर्म है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसको मैं लिख सकता हूं 2v साइन ऑफ, कितना चेंज हुआ एंगल, d थीटा बाई 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाई थी मैंने थोड़ी बहुत। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सिखाया था जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को किसके बराबर लिख देते हैं, थीटा के। जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को किसके बराबर लिख देते हैं। तो यही आपका डेरिवेशन आप देखोगे तो AC इज इक्वल टू 2 एज इट इज, V एज इट इज, और ये साइन थीटा बाई 2 को कितना लिख सकता हूं मैं, सिंपली थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई dt। 2 और 2 निपट जाएगा, V एज इट इज रहेगा। व्हाट इज d थीटा बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एंगुलर। अब यहां से आप V को लिख सकते हो r ओमेगा, V को कितना लिख सकते हैं, तो यही फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर आप ओमेगा को लिख सकते हो v बाई आर, है ना। तो यही फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के कितने फॉर्मूले, या तो आप लिखोगे v ओमेगा, या फिर लिखोगे ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर लिखोगे, लेकिन ये हर समय पे अलग अलग रहेगा। तो जब आप स्पीड v है उस समय का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना रहेगा, v स्क्वायर बाई, अगर स्पीड चेंज हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी क्या होगा, चेंज। अरे होगा ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना लिखा है आपने, या तो v ओमेगा, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर v स्क्वायर बाई आर। समझ में आया। कोई भी सर्कुलर मोशन है तो हम दो तरीके के एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से, ठीक है, अभी कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको एक दो करवाऊंगा। और दूसरा हो सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वो जो डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सीलरेशन है उसके बारे में अब हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी उसका वैल्यू निकाल ली है। कितना होगा, अगर v और ओमेगा दिया है तो क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v ओमेगा। अगर ओमेगा और r दिया है तो क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर r। और अगर v और r दिया है तो कितना लिखेंगे, v स्क्वायर बाई। तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में तो कितने एक्सीलरेशन होंगे, ये तो दो होंगे ही, इसके अलावा भी दो और होते हैं। टेंडेंशियल कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये होता है लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, वी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाई। दो और एक्सीलरेशन होते हैं, एक होता है नेट एक्सीलरेशन और एक होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। भाई ये जो ट्रांसलेटरी एक्सीलर, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, कौन सा एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल। या फिर मैं बात करूं ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये दोनों तो लीनियर वाले हैं। ये दोनों कौन से वाले हैं, लीनियर। अरे है ना, लेकिन भाई इसके पास एंगुलर पैरामीटर भी तो होता है। अगर पार्टिकल यहां पर है और मैं कहूं इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल, और इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी और ये भी कैसी क्वांटिटी है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, तो आप कहोगे सर उसके पास टेंजेंशियल भी होगा और सेंट्रीपिटल, दोनों होंगे ना, टेंजेंशियल भी होगा और, तो उसका नेट एक्सीलरेशन तो कुछ इधर आएगा ना भाई। तो कितना आएगा नेट एक्सीलरेशन, जरा वेक्टर एडिशन से बताओ तो, अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस, कोई डाउट, प्लस और क्या करोगे, अरे ठीक है 2ab cos थीटा लिखने की जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच का एंगल कितना है 9। तो आपको पूछ सकते हैं कि नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, या फिर आपको पूछ लें कि नेट एक्सीलरेशन जो भी है वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बना रहा है रेडियस के साथ, अल्फा।
या फिर कह दे कि जो नेट एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा, और कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो tan अल्फा। अगर tan अल्फा करोगे तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा, तो ये आएगा परपेंडिकुलर और ये आएगा बेस, तो कितना आ जाएगा tan अल्फा 80 अपॉन AC। अरे आ जाएगा ना। और अगर आपको इसी में क्या पूछ ले वो tan बीटा, बीटा क्या है, एंगल बिटवीन नेट एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, या फिर नेट एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी AC अपॉन 80। ठीक है, तो ये तीसरे तरीके का एक्सीलरेशन हो गया, जिसे क्या कहेंगे अपन, नेट एक्सीलरेशन। और चौथे तरीके का एक्सीलरेशन होता है जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर पैरामीटर्स को, है ना। तो इसे अपन कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, जो कि होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अरे ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और इसे अपन कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं, जिसे एक्चुअली आप लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर लिख सकते हो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, या फिर लिख सकते हो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अरे है कि नहीं। और इसको अपन कौन से एक्सेलरेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, लीनियर वाले, टेंजेंशियल या रेडियल, टेंजेंशियल। अरे ठीक है, क्योंकि अल्फा किसको चेंज करवाता है, ओमेगा को। ओमेगा किससे रिलेटेड होता है, स्पीड से, और स्पीड को चेंज करवाने वाला एक्सेलरेशन कौन सा है, टेंजेंशियल। इसलिए अल्फा को आप हमेशा किससे रिलेट करोगे, एटी से, एसी से भी नहीं और ए नेट से भी नहीं, हमेशा किससे रिलेट करेंगे, एटी से। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर छाप लो, ये चारों एक्सेलरेशन छाप लो जल्दी से। कहा माइनस थोड़ी ना है वो, ठीक है भाई, हैप्पी टेंट। नहीं समझ में आया ना, कल आएगा समझ। एग्जाम कब है तुम लोगों का, सैटरडे या संडे, अभी भी संडे ही है। पाकिस्तान का मैच है क्या, सैटरडे को है, तो सैटरडे तो नहीं होनी चाहिए एग्जाम, हाँ हो जानी चाहिए सर, सुबह से शाम को मैच देखेंगे। कहाँ है एशिया, कहाँ पर है वो, कहाँ रही है एशिया कप। बातें नहीं, लिख लिया, लिख लिया, चुप रहो। तेरा दोस्त कहाँ गया, बैठा है ना साथ में, हाँ भाई। ऐसे दोस्त मत बना। छाप लिया, जल्दी लिखो, गधों और गधियों। बुरा लगता होगा ना, बुरा लगता है तुझे, अरे किसी को भी बुरा लगता है, नहीं ना, लगेगा क्या कर लोगे। अरे छाप लिया, बढ़े आगे, कितने लोग लिख रहे हैं अभी भी, जल्दी लिख। कुछ होमवर्क दिया था आज के लिए मैंने, WPE की एक्सरसाइज 4 करेंगे डिस्कस, समय मिलेगा तो। जो क्वेश्चन नहीं बने एक बार और लगा लो, फिर से कोशिश कर लो। क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं, क्वेश्चन करने बैठते हैं और नहीं होते, यार तुम लोग फिर बातें कर रहे हो यार, क्या करते हो यार, क्यों बैठता है तो वहां पे जब तुझे लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो आगे बैठा करना। हमेशा लोगों के बारे में बोलता है ये कर रहा है, ये कर रहा है, तू क्यों बैठता है वहां जब इतनी दिक्कत हो रही है तो।
हो गया? बढ़ गए? पढ़ लो सर, कोई जरूरत नहीं है आपकी। चलो लिखो, जल्दी लिखो। सर्कुलर मोशन में चार तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। एक वो वाला एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, उसे कहते हैं टेंजेंशियल। एक वो वाला एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसे क्या कहेंगे? नेट एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन होता है जो कि एंगुलर पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसे कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को लीनियर के कौन से वाले से रिलेट करेंगे? टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल या टोटल? ये एटी है, ए टेंजेंशियल, ए टोटल नहीं है। अरे ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे टोटल एक्सेलरेशन नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा वहां पे? नेट एक्सेलरेशन। बिंगो टेढ़े मेढ़े, नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर वो अब धीरे धीरे लक्षण आ रहे हैं। बचपन से ही तुम्हें औरत होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो सीरीज भी आप लोगों के ऊपर ही बन रही है। एक आ गई है ताली, एक और आने वाली है हड्डी, है ना? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक और सीरीज आ रही है हड्डी। हाँ मैं भी देखता हूँ ना यार, तुम जैसे लोगों को हैंडल कैसे करना है सीखना ही पड़ता है। मैं भी नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ, नॉट येट। और आप लग भी नहीं रहे ऐसा कुछ, पर तुम सही रास्ते पे हो, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। धीरे से तुम लोगों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, फिर सरकार थोड़ा बहुत तो रिजर्वेशन दे ही देगी। दिख भी रहा है वैसा, वैसे टेंशन नहीं है, तुझे ही बोल रहा हूँ, पीछे वाले को। चलो छाप लिया। तो क्वेश्चन आपको कुछ आएंगे एक्सेलरेशन के, कैलकुलेशन के, आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी आपको मिलेंगे किस चीज के लिए? होमवर्क के लिए, ठीक है। भर के क्वेश्चन है इस चैप्टर में। टॉपिक्स बहुत कम है, पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं है, और जो है वो अच्छे टॉपिक्स हैं, धीरे से पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा आपको ज्यादा, एक ही दिन में पढ़ा देंगे तो, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? काइनेमेटिक्स पढ़ लिया पहले, और अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? कैलकुलेशंस रिलेटेड टू एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अ रनर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट करता है? एंड एक्सेलरेट्स एट्स यूनिफॉर्म रेट टू अचीव अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड। तो ये स्पीड दिया है सिर्फ वेलोसिटी का, कि मैग्नीट्यूड भी दिया है? स्पीड सिर्फ क्या दिया है? तो अगर मैं यहां से निकालूंगा रेट ऑफ चेंज, तो कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा मुझे? टेंजेंशियल। कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा? तो अगर कोई मेरे से पूछे व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो मैं लिखता हूं डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी अपॉन, और पता चलता है कि स्पीड हो जाती है 0 से कितनी? 20। कितने टाइम में? 10 सेकेंड। तो व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है? व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? आ गया? अरे आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड ए नेट एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। गिवन रेडियस इज हाउ मच? 1 मीटर। जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है? 1 मीटर। और आपको नेट एक्सेलरेशन पूछ लिया कब? t इक्वल टू 5 पे। तो जब भी नेट एक्सेलरेशन पूछेंगे तो डायरेक्टली तो नेट का कैलकुलेशन होता नहीं है, पहले क्या निकालना पड़ेगा? टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल अलग अलग, है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो अपने को पता है कि कितना आएगा हमेशा? 2, ये तो कांस्टेंट है, अरे है ना। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई r की वैल्यू कितनी है? 1। लेकिन v की वैल्यू बहुत सारे गधे इसमें कितनी रख देंगे? 20। नहीं भाई, कब पूछा है आपको? t इक्वल टू 5 पे। तो वेलोसिटी भी कब की रखेंगे? t इक्वल टू 5 की। वो कब की वेलोसिटी है?
10 की। तो t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी कितनी आएगी? 2 इंटू 5 कितना आएगा? 10। अरे आएगा ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 1, कितना आ जाएगा? 100। अरे आ जाएगा, नहीं आएगा क्या? और फिर आप निकालोगे नेट एक्सेलरेशन, तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस, जिसको कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 2 3 4। अरे ठीक है, ये किसकी वैल्यू आएगी? नेट एक्सेलरेशन। आपको इसे में पूछ ले व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या पूछ ले, तो आपको पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस। टेंजेंशियल कितना आया? 2, रेडियस कितनी है? 1, तो आंसर आ जाएगा 2/1, लेकिन यह आ जाएगा किसमें? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन में चारों एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसमें? सेंट्रीपिटल में। तो सेंट्रीपिटल की वैल्यू कितनी रखनी है? v स्क्वायर बाई आर, और v वो वाला रखना है जब पूछा है एक्सेलरेशन। जैसे इसमें कब पूछा था? t इक्वल टू 5 पे, तो वेलोसिटी कब की रखी मैंने? t इक्वल टू 5 की। अरे ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अ पॉइंट मूव्स अलोंग इन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। रेडियस कितनी है उसकी? r। इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। अब ये क्या है आपके पास? डिस्टेंस। s क्या है? डिस्टेंस, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा? कौन सा मिलेगा? तो मैं लिखूंगा AT इज इक्वल टू कितना? dv बाई dt। लेकिन v किसका फंक्शन है? s का। तो dv बाई dt नहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? v dv बाई, अरे ठीक है, तो v की जगह कितना रख दोगे? a रूट s, और dv बाई ds की जगह a बाहर, और रूट s का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट s। रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x। रूट s क्या हो गया? कैंसल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? a स्क्वायर अपॉन, वेयर a इज अ कांस्टेंट। फाइंड द एंगल अल्फा बिटवीन वेक्टर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एंड वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। किसके किसके बीच का एंगल पूछा है? अगर कोई पार्टिकल है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, इधर कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा? टेंजेंशियल। इधर कौन सा रहेगा? सेंट्रीपिटल। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा ना, ए नेट। और एंगल किसके किसके बीच का पूछा है? ये वाला। तो आप सिंपली लिखोगे ये जो 10 बीटा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? AC बाई AT। तो AT तो मुझे मिल गया, अब निकालना क्या है? AC। हाँ, यही हो ना वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। क्यों? अरे इस समय पे तो वेलोसिटी वेक्टर इधर ही होगा ना। वेलोसिटी वेक्टर मतलब कि टेंजेंशियल डायरेक्शन है ना। जब भी किसी इंस्टेंट पे बनाओगे उस समय पे वेलोसिटी इधर होगी, इधर ही टेंजेंशियल होगा। इधर क्या होगा? सेंट्रीपिटल। इधर क्या आएगा? नेट। उसने पूछा है नेट एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब क्या पूछा है उसने? बीटा। जिसको कितना लिख सकता हूं मैं? AC बाई, तो AT तो मुझे मिल गया a स्क्वायर बाई 2, और AC कितना होता है आपका? b स्क्वायर बाई, अरे होता है ना। आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो v स्क्वायर कितना आएगा यहां से? a स्क्वायर s अपॉन r। अरे हो जाएगा। आपको क्या पूछा है? एंगल बीटा। अरे बीटा ही पूछा है ना, तो आप लिखोगे 10 बीटा इज इक्वल टू AC की जगह a स्क्वायर s अपॉन r, अपॉन AT की जगह a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर निपट गया, तो 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आया समझ? कोई डाउट है? बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, हो जाएगा आसानी से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खुद करना है, हो जाएगा आसानी से। ये क्वेश्चन भी खुद करना है, हो जाएगा आसानी से। ये तो फिर से आ गया। चलो, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आसानी से। ये क्वेश्चन हो जाएगा, सारे हो जाएंगे तुमसे तो।
बहुत होशियार हो तुम लोग। चलो एक आध बीच में कर लेना चाहिए ना क्वेश्चन। सारे दे दोगे तो फिर बोलोगे सर आप तो पढ़ाते नहीं हो, बस क्वेश्चन दे देते हो। आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हो और डिफिकल्ट डिफिकल्ट हमें दे देते हो, है ना। A wheel rotates around a stationary axis so that rotation angle theta की जगह क्या देके रखा है, phi, whereas with time as phi is equal to 80 square। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, phi कंफ्यूजन कर रहा है, तो उसको कितना लिख दो, थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी देके रखी है, 80 स्क्वायर। ये दे रखा है 0.2, मतलब कि 1/5 t स्क्वायर। अरे ठीक है, फाइंड द टोटल एक्सीलरेशन of the point A at the rim at the moment t equal to कब, 2.5 सेकेंड। तो आप यहां से तो डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, ओमेगा। और यहां से क्या निकलेगा आपका, अगर आप ओमेगा निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2t/5। और अगर आप अल्फा निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5। अल्फा मुझे मिल गया तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 80। अल्फा मुझे मिल गया तो क्या मिल जाएगा, और 80 कितना होता है आपका, अल्फा बाई आर। और आर कितना देके रखा है, हाँ आर अल्फा, अल्फा देके रखा, आर देके रखा है क्या, नहीं देके रखा, कोई बात नहीं। तो 2/5 इंटू आर। अरे ठीक है, और सेंट्रीपिटल निकालने के लिए उसने आपको क्या देके रखी है, लीनियर वेलोसिटी देके रखी है ना। अरे देके रखी है क्या, हाँ। अब देखो, अगर v इतना है तो ओमेगा कितना रहेगा, t इक्वल टू 2.5। ओमेगा है t इक्वल टू 2.5, तो 2 × 2.5/2 कितना आ जाएगा, 5, 1 आ जाएगा। अरे आ जाएगा। और अगर ओमेगा इतना है तो v कितना होता है आपका, r ओमेगा। तो v कितना देके रखा है, 0.65। r की जगह r और ओमेगा की जगह 1। यहां से क्या मिल गया आपको, r। वैसे उसका काम नहीं लगेगा, उसके बिना भी अपना काम हो जाएगा। कैसे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पता चल गया। अगला क्या निकालना है अपने को, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है, v²/r। अरे हो जाएगा, v² मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.65 इंटू 0.65 अपॉन r की जगह भी कितना लिख दूंगा मैं, 0.65। ये दोनों कट गए तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना आ गया, 0.65। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर यहां से निकालूंगा तो आएगा 0.4 और r की जगह 0.65। और आपको पूछा क्या है, टोटल एक्सीलरेशन। हो जाएगा, टेंजेंशियल है आपके पास, सेंट्रीपिटल भी है आपके पास, तो आप लिखोगे ए नेट जैसे, और क्या लिख सकते हैं, ए टोटल, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, √ऑफ AC² प्लस, और ये कैलकुलेटिव पार्ट होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेंट्रीपिटल, और v²/r सॉरी तो टेंजेंशियल, और v²/r या फिर ω²r या फिर v ओमेगा कर दिया तो सेंट्रीपिटल। और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन। अरे ठीक है, आपको किसी भी समय पे और कुछ तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, घर से करना है। ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, घर से करना है। छूट गया क्या एक पीछे, हाँ ठीक है, तो ये भी घर से ही करना होगा, ठीक है। चलो एक और करवा देते हैं। A stone tied to the end of a string of 1 meter long, 1 मीटर की रस्सी है और उसमें क्या बांध दिया है, पत्थर। इट इज व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, इसको ऐसे करके इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, ठीक है। तो जो स्टोन है वो कितनी रेडियस में मूव करेगा, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है, कितनी है लेंथ उसकी, तो आपको देके रखा है कि रेडियस कितना है, 1 मीटर, ठीक है। विथ कांस्टेंट स्पीड, v कैसा है आपका, कांस्टेंट, मतलब कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। अरे होगा, इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशंस इन 44 सेकेंड, 22 रिवॉल्यूशन लगा लिया कितनी देर में, व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन, तो कौन सा एक्सीलरेशन होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल, सिर्फ कौन सा एक्सीलरेशन होगा,
तो किधर आएगा? अलोंग द टेंजेंट नहीं, अलोंग द रेडियस पॉसिबल है, ठीक है। टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं है, ठीक है। या तो आएगा बी या आएगा सी। अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स और अवे दोनों हो सकता है। और ये लिखा है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर रखता है? टुवर्ड्स दी। ये कह रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर तो नहीं होगा। और अब वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी आती है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कितना है? 22 इंटू 2 पाई अपॉन टाइम कितना है? 44। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई। अगर ओमेगा की वैल्यू पाई है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पाई स्क्वायर इंटू 1। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? पाई स्क्वायर अलोंग दी रेडियस। वो भी किधर रहेगा? टुवर्ड्स दी। अरे ठीक है, बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? होमवर्क। फिर से अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? हो जाएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये एक मैच दी टेबल है, बहुत ही आसान सी है टेबल, ठीक है। देखो टेबल 1 में देके रखा है पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इक्वल टू कितना? 2t स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका? 4t। अरे आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा? 4t। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो v स्क्वायर बाई r। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4t की पावर 4 अपॉन r। मैच द क्वांटिटीज इन टेबल 1 with corresponding result in table 2. Magnitude of tangential acceleration of particle increases with time, decreases with time, remains constant, depends on value of radius. तो रेडियस की वैल्यू पे तो डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। और वो भी कैसे क्या करता है? इंक्रीज। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, ये साइन नहीं है, टाइम वैल्यू एंड रेडियस। तो हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? टाइम वैल्यू पे डिपेंड करता है और रेडियस पर भी डिपेंड करता है। तो बी का कितना आना चाहिए? एस। बी का क्या आना चाहिए? क्यू और एस दोनों होंगे, है ना। टाइम के साथ इंक्रीज भी करेगा और टाइम और रेडियस दोनों पे डिपेंड करेगा। तो क्यू और एस किस में देके रखा है? बी का ऑप्शन सी में, यही करेक्ट होगा। बी में भी दिया है क्या? अच्छा, तो फिर थर्ड देखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल, डी देखे क्या? हाँ थर्ड। डी का भी क्यू है, से दोनों में कोई दिक्कत नहीं, डी देखते हैं सिर्फ। तो डी दिया है एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसके किसका बीच का पूछा है? टोटल और सेंट्रीपिटल। तो जब सेंट्रीपिटल का पूछा है तो वो बेस में आएगा और इधर कौन सा आएगा? टेंजेंशियल। ये होता है ना एंगल, टेन अल्फा एटी अपॉन एसी। और एटी अपॉन एसी करोगे तो आएगा 40 अपॉन 40 स्क्वायर बाई आर। तो आर किधर चले जाएगा? ऊपर। और नीचे कितना रहेगा? टी। क्या मिलेगा? डिक्रीजेज विथ टाइम। डिक्रीजेज विथ, कौन सा ऑप्शन है? टी क्यू, सॉरी। अब ठीक है, क्या आएगा? डिक्रीजेज विथ। तो डी के साथ क्या लगना चाहिए? पी, जो कि कहां पे लगा हुआ है? सी में। हाँ, पी और एस दोनों। आपको सी लोगों को सी से ही प्यार होता है। क्वेश्चन देखो, जेई मेंस 2020 का एक्सीलरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं सर्कुलर मोशन में, वो कैसे होते हैं? आसान होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है। ये करवा देता हूं, ठीक है। विच वेक्टर इन द फिगर
बेस्ट रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन ऑफ पेंडुलम मास एट द इंटरमीडिएट पॉइंट इन इट स्विंग। पेंडुलम तो समझते हो ना, तो पेंडुलम का ये जो स्विंग है, इसके किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे इसका नेट एक्सेलरेशन किधर होगा। ये वाला कह रहा है कि इधर ही होगा, तो इधर तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल, अरे होता है ना, और सेंट्रीपिटल तो हमेशा ही होता है, अरे होता है ना, तो नेट एक्सेलरेशन किधर आना चाहिए, इन दोनों के बीच में, तो ये नहीं हो सकता, ये भी सिर्फ कौन सा हो सकता है, अरे ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। A pendulum bob is swinging in a vertical plane such that its angular amplitude is less than 90 degree. If at its extreme position the string is cut, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तब रस्सी को क्या कर दिया, काट दिया, तो काटने के जस्ट पहले और काटने के जस्ट बाद एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। If the string is cut, which of the following trajectory is possible for the bob afterward? तो अगर रस्सी काट दोगे तो उसके बाद प्रोजेक्टाइल करेगा ना वो, तो कौन सा ग्राफ होगा प्रोजेक्टाइल किया तो, ठीक है, अरे ठीक है भाई, पेंडुलम बॉब यहां तक गया और रस्सी काट दी, फिर ऐसे ही वो गिर जाएगा ना। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आसान है, ये वाला भी होमवर्क ट्राई कर लेना, ये भी होमवर्क। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मतलब कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन के, मैं इसलिए इतने लेके आया, मैं चाहता तो 4 लेके आता जो मैंने करवाया और आगे बढ़ जाता, है ना, लेकिन मेरे पास जो भी थे बने हुए मैं सारे लेके आ गया, जो जितने मैंने किए अच्छी बात है, जो नहीं किए वो आप लोग कर लेना, अरे ठीक है, बढ़े आगे। तो और कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो कोई भी एक पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ये मान लो कोई पार्टिकल इस पर्टिकुलर पाथ के अलोंग क्या करता है, मूव करता है, कोई भी पार्टिकल जो है वो इस पर्टिकुलर पाथ के अलोंग क्या करता है, मूव करता है। अगर कोई भी पार्टिकल इस पर्टिकुलर पाथ के अलोंग मूव करता है तो आप कहोगे उसका पाथ स्ट्रेट तो नहीं है। होता क्या है, दुनिया का कोई भी कर्व हो वो हमेशा किसी न किसी एक सर्कल का पार्ट होता है। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ये भी एक सर्कल का पार्ट है, एक ऐसे सर्कल का जिसकी रेडियस कितनी हो, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रेडियस के सर्कल का अगर आप कोई भी पार्ट लोगे तो हमेशा कैसा दिखेगा आपको, फ्लैट, आपको कैसा दिखेगा, हमेशा फ्लैट। तो आप कहोगे दुनिया का कोई भी पाथ है वो हमेशा एक, दुनिया का कोई भी पाथ है वो हमेशा एक सर्कल का क्या होगा, पार्ट। बस इतना ही कि उस सर्कल की रेडियस अलग अलग जगह क्या हो सकती है, अलग अलग। जैसे ये वाला मैंने पाथ बनाया तो मैंने कहा कि जो यहां पर रेडियस है, जो यहां पर ये रेडियस है सर्कुलर पाथ की, वो थोड़ी कम है, जिसको मैंने क्या लिख दिया, R1। यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ की रेडियस सर्कुलर पाथ की थोड़ी कैसी है, ज्यादा, जिसे कितना लिख दिया मैंने, R2। यहाँ पे रेडियस की बात करूंगा तो और थोड़ी कम हो गई, कितना लिख दिया मैंने, R3। यहाँ पे रेडियस की बात करूंगा तो और बढ़ गई और मैंने कितना लिख दिया। तो कोई भी अगर एक रैंडम ट्रैक है, अगर कैसी ट्रैक है, देखो सर्कुलर ट्रैक है तो सब जगह रेडियस कैसा रहता है, सेम। सर्कुलर ट्रैक है तो सब जगह रेडियस कैसा रहता है, लेकिन अगर सर्कुलर ट्रैक ना होके कुछ भी रैंडम ट्रैक दे दिया है तो उसका हर जगह पर रेडियस कैसा रहेगा, अलग अलग। उसका हर जगह पे रेडियस कैसा रहेगा, अलग अलग। समझ में आया। और आपको अगर किसी पाथ की किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेडियस पूछ ले तो उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट पर पार्टिकल की ट्रैक का शेप कैसा रहेगा, अलग अलग। तो अलग अलग जगह पर शेप अलग अलग रहेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसी रहेगी, अलग अलग। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम बता सकते हैं कि वो जिस सर्कुलर पाथ में जा रहा है उस सर्कुलर पाथ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमेशा पार्टिकल किस में जा रहा होगा। क्या ये एक्चुअली पार्टिकल सर्कुलर पाथ में गया, नहीं गया, एक्चुअली पार्टिकल सर्कुलर पाथ में, लेकिन इसने अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग सर्कुलर ट्रेजेक्टरी क्या की है, फॉलो की है।
है ना। जैसे यहाँ पर ये जिस सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में था उसका रेडियस कितना है r1, यहाँ पर जिस सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में इसने मूव किया वहां की रेडियस कितनी है r2, यहाँ के सर्कुलर ट्रेजेक्टरी की रेडियस। तो आपको अगर पूछ ले व्हाट इज वैल्यू ऑफ r2, या फिर आपको पूछ ले व्हाट इज वैल्यू ऑफ r3, कि भाई इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी। तो अगर मुझे पूछ ले कि भाई इस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी, तो हमेशा मैं कंसेप्ट यूज करूंगा, और वो कंसेप्ट मुझे आता है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है, कौन सा एक्सीलरेशन, इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई। जैसे ये वाले केस में अगर मैं कह दूं, पहले वाले दूसरे वाले केस की बात कर लेते हैं, तो मुझे पता है कि मान लो ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है, तो इस केस पे नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहेगा जी, लेकिन उसका कुछ कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं। लेटर से ये वाला एंगल कितना है, तो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ का एक्सीलरेशन है ना, तो इसे क्या कह दूंगा मैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी है, और लेटर से यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कितनी थी v2, तो आप कह दोगे सिंपली जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो आना चाहिए v स्क्वायर बाई r। अरे समझ में आया। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, at any point on a track, always the instantaneous radius of curvature can be calculated using the concept of centripetal acceleration। जिस भी पॉइंट का आपको इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, उस पॉइंट पर आप क्या निकालोगे, उस पॉइंट पे आप ये निकालोगे कि इसका सेंटर किधर है। इसको जगा दे जरा। तीसरी क्लास चालू होने वाली है, तीसरी तो समझ लेना, पहली दूसरी तो ही लिया होगा, वो तो क्या आ जा। हाँ, तो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन आएगा, आप पहला काम करोगे, लोकेट लोकेट सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अरे ठीक है, जो भी पाथ दिया है, जिस पॉइंट पे पूछा है, उस पॉइंट पे आप एक ऐसा सर्कल बनाओगे जो कि उस पाथ को जस्ट टच करके निकल जाए। कैसा सर्कल बनाया मैंने, जो कि पाथ को जस्ट टच करके निकल गया। कैसा सर्कल बनाया मैंने, जो कि पाथ को जस्ट टच करके। तो आप जब जिस भी पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है, उस पॉइंट पे क्या बनाओगे, सर्कल, जो कि उस पाथ को जस्ट टच करके निकल जाए। और सर्कल बना लिया अगर आपने, तो आपको क्या मिल गया, सर्कल का सेंटर मिल गया। एक बार सेंटर मिल गया, फिर उसके बाद आप निकालोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप बताओगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना है और टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना है और टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, और अगर ये दोनों चीजें पता चल गई, तो आप सिंपली लिख सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन is tangential velocity का square upon r, where r is termed as what, where r is termed as what, radius of curvature। नहीं समझ में आया, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन समझाता हूं। मान लो एक पार्टी है, और पार्टी कब है, कल। ये ग्राउंड है, अरे क्या है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड से मैंने एक पार्टिकल को u स्पीड से फेंका। कितनी स्पीड से फेंका और कितने एंगल पर फेंका, ये पार्टिकल ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया और यहाँ पे आके टकरा गया। आपको पूछा व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। क्या पूछ लिया, हाईएस्ट पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ। तो मुझे जब भी इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, मैं उस पॉइंट पे क्या बनाऊंगा, एक सर्कल। तो आप देखोगे, देखो ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये ट्रेजेक्टरी को जस्ट टच करके निकल गया कि नहीं। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर थी, जिसे मैं कहूंगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। कितनी आएगी उसकी वैल्यू, u का cos थीटा। अरे आएगा। और एक्सीलरेशन इधर था, जो कि सेंटर की तरफ ही है,
और इसकी वैल्यू कितनी है जी। समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने लिखूं r1, तो मैं डायरेक्टली ले सकता हूं r1 इज इक्वल टू v टेंजेंशियल स्क्वायर अपॉन AC। अरे लिख सकता हूं ना, व्हाट इज v टेंजेंशियल स्क्वायर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन, तो यही होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर कब की, एट दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। अरे कोई दिक्कत, जिस भी पॉइंट पे आपको, जिस भी पॉइंट पर आपको इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है, उस पॉइंट पे आप दो चीजें निकालोगे। क्या दो चीजें निकालोगे, उस पॉइंट पर वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हमेशा कैसी होती है टेंजेंशियल, और उस पॉइंट का एसिलरेशन जो कि वेलोसिटी के कैसा हो परपेंडिकुलर, उस पॉइंट का एसिलरेशन जो कि वेलोसिटी के कैसा हो, और रिजॉल्व वेलोसिटी को नहीं करना है क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा कैसी होती है टेंजेंशियल, रिजॉल्व किसको करना है एसिलरेशन को। इस केस में नहीं करना पड़ा क्योंकि इस केस में सिर्फ कौन सा एसिलरेशन था सेंट्रीपिटल। मान लो आपको पूछ लेते फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द इंस्टेंट व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कौन से इंस्टेंट पे पूछ ले आपको इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करने वाला है। तो ये भी तो किसी सर्कुलर ट्रैक का ही पोर्शन होगा ना, जिसकी रेडियस कितनी होगी लेटेस्ट से r2। अब आपको ये r2 पूछ लिया तो आप कहोगे कि भाई जब ये टकराने वाला था तब इसकी स्पीड इधर थी, कितनी थी u, और ये एंगल कितना था थीटा। अरे था, जबकि एसिलरेशन किधर लग रहा था नीचे, कितना लग रहा है जी। अब देखो वेलोसिटी तो ऑलरेडी टेंजेंशियल है, वेलोसिटी को रिजॉल्व करने की जरूरत, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा आपका थीटा, और अगर ये थीटा आएगा तो इधर कितना आएगा एसिलरेशन g का cos थीटा। तो अगर आपको r2 पूछेंगे तो उसके लिए करोगे v टेंजेंशियल कितना है u का होल स्क्वायर अपॉन a सेंट्रीपिटल, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एसिलरेशन g cos थीटा। अरे आया समझ में, क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेंगे उस पॉइंट पे अपन क्या निकालेंगे वेलोसिटी जो कि हमेशा कैसी होती है टेंजेंशियल, और एसिलरेशन जो कि वेलोसिटी का कैसा हो परपेंडिकुलर। तो इस केस में एसिलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं था तो मैंने वेक्टर यूज करके उसको रिजॉल्व कर लिया। कौन सा कंपोनेंट यूज किया, अगर मैं इसी केस में पूछूं व्हाट इज सेंट्रीपिटल एसिलरेशन एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग d cos थीटा, व्हाट इज टेंजेंशियल एसिलरेशन एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग d sin थीटा, व्हाट इज नेट एसिलरेशन एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग g। अरे समझ में आया। लेकिन मुझे कौन सा यूज करना था रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, सिर्फ सेंट्रीपिटल वाला, इसलिए जो भी एसिलरेशन था मैंने उसको क्या कर दिया रिजॉल्व, और एसिलरेशन का वो कंपोनेंट लिया जो कि सर्कुलर ट्रेजेक्टरी के सेंटर की तरफ जा रहा हो। अरे समझे नहीं समझे, चलो ये छापो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखोगे इसके बारे में इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए पार्टिकल डेफिनेटली एक सर्कुलर पाथ में जाए, भले वो सीधा जा रहा हो। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऐसा, मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही मतलब कि डायरेक्शन चेंज करने वाला एसिलरेशन कितना है जीरो, मतलब कि सेंट्रीपिटल एसिलरेशन कितना हो गया जीरो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वी टी स्क्वायर अपॉन एसी, तो एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट। और वैसे भी अगर कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन इज पार्ट ऑफ व्हाट सर्कल ऑफ रेडियस इनफाइनाइट। नहीं चमक रही ना आधी चीजें तो, पीछे वालों, पीछे वालों चमक रही नहीं, क्या नहीं चमका, बात कर ले एक बार उससे समझ में आ जाएगा। तुम्हारे घर वालों को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके लड़के के शौक चेंज हो रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ तुझे बोल रहा हूँ।
घर से आया, बता के आया कि नहीं अपने शौक के बारे में? जल्दी लिखो। मेहंदी नहीं बनानी बेटा, जल्दी लिखो बस। हाँ, क्या साइड में हटूं? लिख रहे हैं अभी कुछ लोग, लिख लेना, जल्दी लिखो। क्या हो गया, रो क्यों रहा है? तुझे पूछा? ये एक है तू उसका? हाँ, पर्सनल फोर्स। बड़े भाई, छाप लिया? ये भी लिख लो, तो दोनों के लिए स्टेटमेंट लिख लेना। पहले वाले ऑप्शन के लिए क्या लिखोगे स्टेटमेंट? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट। और दूसरे वाले सॉल्यूशन के पहले क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। अरे ठीक है। नेक्स्ट क्लास से अपन चालू करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या? अभी तो चालू ही हुआ है सर्कुलर मोशन। ये हफ्ता पूरा लग जाएगा शायद, शायद फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा चैप्टर। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो सैटरडे को फिर से एक्स्ट्रा क्लास तो होनी ही है। इस सैटरडे नहीं लगी है ना क्लास रिवीजन वाली? छुट्टी है? काहे की? वेनसडे वाली क्लास में तो दिक्कत नहीं है ना भाई लोग? थर्सडे को तो है ही क्लास। सैटरडे में इसलिए नहीं लेना चाहता कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाने से क्या मतलब। हाँ, थोड़ा जल्दी सिलेबस खत्म कर दो तो आसान रहेगा ना। और अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लास नहीं लूंगा तो मैं सिलेबस नहीं कर सकता। सिलेबस तो तब भी हो जाएगा। अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस क्लास में करवा दूं, है ना, ताकि आप लोगों से एग्जाम में हो जाए। सिलेबस तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, कल ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस दिन जरूर आए। ठीक है, जो नहीं आया समझ जाऊंगा कि राखी बांधने के डर से नहीं आ रहा है, कि अगर गया तो राखी बन जाएगी, है ना? ऐसा डर होगा बहुत सारे लोगों के मन में। स्कूल के टाइम मेरे कुछ दोस्त थे। एक एक मेरा दोस्त था, वो 3 साल तक राखी के दिन कभी स्कूल नहीं गया। आखिर में उसका कट ही गया, पर उसने 3 साल तो बचाने की कोशिश कर ली। मेरा तो यार
इतना खराब था मैं कि लोग मुझे राखी भी नहीं बांधते थे। बहुत बदमाश था भाई, बहुत ज्यादा बदमाश था। आप लोग तो क्या ही बदमाशी करते होंगे। बहुत कम, बहुत कम बदमाशी करते होंगे आप। इतनी बदमाशी की है मैंने। मेरा वाइस प्रिंसिपल मुझे 4 बार रेस्ट्रिकेट कर चुका होता, लेकिन प्रिंसिपल के साथ अपनी सेटिंग की, तो बेचारा कभी रेस्ट्रिकेट नहीं कर पाया मुझे। नहीं तो फुल मूड में था एकदम, डॉक्यूमेंटेशन दुनियादारी सब की, बस कल तो इसको घर ही भेजना है। फिर प्रिंसिपल एकदम, अरे सीधा बच्चा है कर लेगा, जानता हूं मैं, छोड़ दो, ठीक है। बच जाता था मैं। वो बच क्यों जाता था? जो प्रिंसिपल का पति था वो मेरे स्कूल में मेस चलाता था। हाँ, मेरे स्कूल में मेस चलाता था। अब उसको मेस चलानी थी और मेस मेरे बिना चल नहीं सकती थी, क्योंकि उनने मुझे कुछ किया और अगले दिन मैं बच्चों को बोल दूंगा कि एक छिपकली डाल देना सब्जी में। वो लोग पकड़ के छिपकली डाल देंगे, फिर नहीं बनाएंगे, फिर डाल देना। छिपकलियां थोड़ी कम पड़ रही है। तो उनको पता है कि बच्चों के बिना तो मैच चलनी नहीं है, मैच चलानी है तो बच्चों का सपोर्ट चाहिए। बच्चों का सपोर्ट चाहिए तो इस महाशय को तो बचा के रखना ही पड़ेगा। तो अपने को कुछ नहीं होता था कभी। जो लोग बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं वो समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। और जो नहीं समझ पा रहे हैं इस भावना को, कॉलेज में जाके जरूर समझ जाएंगे। मैच चलाता था यार, मैच इंचार्ज था वो। होते हैं कुछ नाकाम पति मेरी तरह, है कि नहीं। वाइफ की अच्छी जॉब है, अपन यहाँ पे मास्टर जी हैं। क्वेश्चन देखो, स्टोन इज प्रोजेक्ट, ये तो कर ही लिया अभी, एक बार फिर घर जाके कर लेना। ये फिर से प्रोजेक्टाइल का ही है, बताऊं या कर लोगे? है ना, कोशिश करना। जेई मेंस 2019 का ही है। देखो ये पैराबोला है, थोड़ा बता देता हूं। पैराबोला थोड़ी ना हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखो अच्छा है। अरे बातें नहीं प्लीज। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रेजेक्टरी with constant speed. Find the radius of curvature of the trajectory at the point x equal to 0 if the trajectory has the form of a parabola y equal to ax square, where a is पॉजिटिव कांस्टेंट। देखो पार्टिकल y एक्सिस में भी मूव कर रहा है और x एक्सिस में भी, और तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो ऐसा ही होता है। अरे होता है ना। और आपको कब पूछिए रेडियस ऑफ कर्वेचर? x इक्वल टू 0, मतलब यहां पर पूछिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर यहां पे रेडियस ऑफ इधर, अगर यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है तो आप कहोगे कि सर नीचे लग रहा होगा कितना, mg। अरे लग रहा होगा। ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सर्कल कैसा बनेगा? तो इंस्टेंटेनियस सर्कल ऐसा ही तो बनेगा। अरे बनेगा ना। तो यह आएगा इंस्टेंटेनियस सर्कल, जो कि इस ट्रेजेक्टरी का ही थोड़ा सा क्या है, पार्ट। अब इसके सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात करूंगा तो लिखूंगा नॉर्मल अपॉन मास, और नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है, mg। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, g। अरे आ जाएगा। और इस समय पे इसके पास वेलोसिटी कौन सी होगी, सिर्फ एक्स एक्सिस की। वाई एक्सिस की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अरे सही है ना, नहीं है? पक्का? तो आपको क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कैसे निकालोगे, पी एक्स। कैसे निकालोगे, डी एक्स बाई डी टी। अरे ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? तो व्हाट इज डी वाई बाई डी टी? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 a x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अरे ठीक है, डी वाई बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा, 2 a x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अरे आएगा। अगर ये स्लोप ऐसा है तो इसकी वेलोसिटी किधर की आएगी, सिर्फ एक्स की। किधर की आएगी, सिर्फ डी वाई बाई डी टी कितना है, 0। अरे डी वाई बाई डी टी कितना है, मतलब कि डी एक्स बाई डी टी भी कितना आएगा, 0। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर?
टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन AC। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है 0 का स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो कितना निकाल लिया मैंने G, लेकिन कितनी आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट 0। जस्ट यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट कैसी आएगी, ये पोर्शन कैसा रहेगा एग्जैक्टली फ्लैट। इसी में आपको पूछ लेता इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x इक्वल टू 1, कब पूछ लेता आपको x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 ये वाली पोजीशन होती, अरे होती ना पक्का। तो आप यहां पे रख देते dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2ax इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो आप कहते हैं ये वाला एंगल कितना आता, ये वाला एंगल आता कितना थीटा, और ये वाला एंगल कितना आता जिसमें आप डायरेक्टली लिखते टेन थीटा क्या है आपका dy बाई डी एक्स। टेन थीटा क्या होता, और dy बाई डी एक्स कितना होता है यहां से 2ax। अरे आता, तो ये होता है यहाँ का टेन थीटा। अगर ये टेन थीटा है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती vx, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती vy। और आप क्या लिखते हैं अगर टेन थीटा लिखते हो तो इसी को, ये वाला ट्रायंगल बनता ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और यहां से भी वही आ रहा है वहां पे। ठीक है, आपको कब पूछा है x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देना, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a आ जाएगी। तो आपको मिल जाएगा vy इज इक्वल टू 2a टाइम vx। अरे ठीक है, एक्सीलरेशन नीचे रहता, लेकिन मुझे कौन सा एक्सीलरेशन चाहिए होता इधर वाला, अरे ट्रेजेक्टरी का परपेंडिकुलर वाला ना। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसलिए नहीं पूछा है उन्होंने, इसलिए उन्होंने यहाँ का पूछा क्योंकि कैसा हो जाएगा आसान। अरे यहाँ पे क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करना कैसा है आसान। अगर यहाँ पे कहीं पे रेंडम पॉइंट पे पूछेगा तो आपको क्या दिया रहेगा x और y की वैल्यू दी रहेगी, या एटलीस्ट पूछ लेंगे x इक्वल टू 1 वेयर वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी देके रखी है 3 मीटर, तो vy देके रखा है, क्या मिल जाएगा आपको vx, और vy और vx दोनों मिल गए तो नेट वेलोसिटी कितनी आएगी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस, तो वेलोसिटी मिल जाएगी। और एक्सीलरेशन का इधर वाला कंपोनेंट लेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से कितना आएगा थीटा। तो अगर ये g है तो इधर कितना आएगा g का cos थीटा, तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी मिल जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी मिल जाएगी, और vt स्क्वायर अपन क्या कर देंगे इसी। अरे ठीक है, अरे ठीक है, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आप लोगों का वो दे दो यार मुझे जरा, हाँ पीछे वाला फिर से लिखना है। अरे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी dx बाई dt, अरे होगी, अरे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी dx बाई dt, और y एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी dy बाई dt, अरे होगी ना। और नेट वेलोसिटी अपने को तो निकालनी होगी किसी भी इंस्टेंट पर, कौन सी वेलोसिटी निकालनी होगी नेट। तो नेट वेलोसिटी क्या लिखोगे आप हमेशा, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा क्या लिखोगे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यही तो समझा रहा था। ठीक है, सर्कुलर मोशन कौन से पेज पे एक्सरसाइज 140, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक, 1 से लेके 1 से लेके कल डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एयरटेल में कॉल करने के लिए टीपीपी, ये दोनों चीजें कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, करके आ जाना एयरटेल में कॉल करने के लिए, धन्यवाद। के लिए 11:45 पे बाहर मिल जाऊंगा।